हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोग क्लास 9th और यूनिट 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अपलोड हो चुका है गाइज। आप लोग सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। और चलिए अपन चलते हैं, जहाँ से अपन इसको स्टॉप किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोगों को यहाँ से पढ़ना था अणु क्या है, यानी कि एटम्स जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो क्या है। एटम्स आपका परमाणु हो गया और मॉलिक्यूल्स आपका जो है तो अणु हो गया। अणु क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। एटम जो है तो आपका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहेगा, किंतु आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो आपका जो अणु जो है तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का परस्पर संयोग करके अणु निर्मित बनते हैं। तत्व के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचारित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणार्थ के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणुविक अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें क्या होता है, ओजोन प्राप्त होता है। यानी कि जैसे जब द्विपरमाणुविक रहेगा, O2 रहेगा तो वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है आपकी। अगर O3 है तो क्या है आपका, ओजोन हो जाएगा। ओजोन हमें प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। यानी कि कार्बन एक ऐसा आपका जो है अणु है, क्या है कि इसमें असीमित परमाणु, यानी ये किसी भी मतलब इनकी जो श्रृंखला होती है बहुत लंबी जुड़ती चैन जुड़ती चली जाती है कार्बन की। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें कि मतलब कौन सा एक परमाणुविक तत्व है, कौन सा 2 परमाणुविक तत्व है। देखिए अब कुछ तत्वों की परमाणुकता कैसी है। तत्वों के प्रकार, नाम और परमाणुकता। प्रकार, अधातु में देखिए कौन कौन सी हैं। अधातु में आपका आर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है। आपका ये क्या है, अधातु है। आर्गन क्या है, एक परमाणुक है। हीलियम जो है आपका एक परमाणुक है। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है। क्लोरीन द्विपरमाणुक है। फास्फोरस चतुर्परमाणुक है। सल्फर बहुपरमाणुक है। अब आप लोग ये भी सोचिए कि ऐसा क्यों है कि ये द्विपरमाणुक है, चतुर्परमाणुक है, बहुपरमाणुक है। यानी कि जिसके मतलब बाह्य कक्ष में जो जैसे ऑक्सीजन का आपके बाह्य कक्ष में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 परमाणुविक हो गया आपका। फिर आपका जैसे ये क्लोरीन हो गया, उसमें भी 2 रहता है, Cl2 देखे होंगे। नाइट्रोजन N2 होता है। फास्फोरस आपका P4 होता है, चतुर्परमाणुविक। यानी कि जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं और जो सबसे बाह्य कक्षा में जो इनके इलेक्ट्रॉनिक की संरचना है उनके आधार पर इनके जो है तो ये परमाणुविकता बताते हैं। फिर आपका क्या है, धातु है। धातु में क्या है आपका, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर है। सोडियम में +1 चार्ज रहता है, एक परमाणुयुक्त है। आयरन एक परमाणुयुक्त है, Fe। एल्यूमिनियम आपका एक परमाणुविक है। कॉपर आपका एक परमाणुविक है। यौगिकों के अणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं।
ये कुछ यौगिक हैं। देखिए यौगिक क्या है, यौगिक संयुक्त तत्व है, यानी कि अकेले नहीं होता है। जो अकेले होगा वो क्या है, तत्व होगा। और जो मिलकर बनेगा, यानी कि दो या दो से दो पदार्थ मिलकर, दो तत्व मिलकर के जब बनाएंगे, कोई भी संयुक्त होकर के जब कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसे क्या, जैसे H2O जल हो गया, तो ये क्या है आपका, एक यौगिक है, क्योंकि हाइड्रोजन और H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना रहे हैं, इसलिए आपका क्या होगा, ये संयुक्त तत्व होगा। इसका द्रव्यमान अनुपात कितना होगा, 1:8 हो गया। द्रव्यमान अनुपात मतलब इनका जो परमाणु क्रमांक है, तो हाइड्रोजन का आपका 1 है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसलिए इसका द्रव्यमान अनुपात कितना हुआ, 1:8 हो गया। इसका जो है तो आपका अमोनिया का फार्मूला का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है, तो नाइट्रोजन का 14 होता है और आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन 3 है। अमोनियम NH3 होता है, तो मतलब N आपका 1, हाइड्रोजन आपका 3, इसलिए जो है 14:3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि आपका ऑक्सीजन सॉरी गाइस, यानी कि कार्बन के जो है तो आपके 2 परमाणु, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है जैसे, तो कार्बन की संख्या कितना हो गए, 1, और आपका ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2, इसीलिए आपको ये कितना हो गया, कार्बन 3:8 हो गया। फिर इसका क्रियाकलाप 3.2 में देखते हैं कि क्या है। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, अपन देख लेते हैं। इसमें देखिए तत्व क्या दिया हुआ आपका, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया हुआ। द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान, सरलतम अनुपात। तो हाइड्रोजन का जो है आपका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दोनों क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का आपका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। फिर द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान, तो दोनों कितना है, 1:1 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों 1 है हाइड्रोजन का, इसलिए 1/1 करके क्या हो गया, 1 हो गया आपका। और इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार कितना है, 16 है, तो इसका कितना हो गया, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 1/2 हो गया। अब सरलतम अनुपात पूछा है आपका, तो जैसे तत्व हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन H2 होता है, इसलिए सरलतम अनुपात में 2 हो गया। आपका ऑक्सीजन जो है तो 1 है, इसलिए जो है तो इसका सरलतम अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H/O यानी कि 2:1 होगा, यानी कि हाइड्रोजन अनुपात में ऑक्सीजन है, तो इसका 2:1 हो जाएगा। अब आयन क्या होता है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन या एन आयन तथा धन आवेशित आयन को धन आयन या केटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड है जैसे आपका, तो NaCl को क्या बोलेंगे आपका, ये आयन है। जैसे सोडियम में क्या होता है, प्लस आयन हो जाएगा, और क्लोरीन में क्या है, माइनस आयन होगा। लीजिए इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या बोलेंगे, बहुपरमाणुविक आयन कहते हैं। सारणी 3.6 में हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सारणी 3.5 में कुछ आयनिक यौगिक दिए हुए हैं। अब आयनिक यौगिक देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, कैल्शियम एवं ऑक्सीजन। मैग्नीशियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम एवं सल्फर। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एवं क्लोरीन है।
अब इनका द्रव्यमान अनुपात देख लीजिए आपका। तो ये आपका जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होता है, CaO होता है। यह इसका फार्मूला जो है तो CaO होता है कैल्शियम का। तो कैल्शियम का आपका जो परमाणु क्रमांक कितना है, 40 है। और आपका इस परमाणु भार कितना है, कैल्शियम का 40 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 16 है। इसलिए इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 5:2 आ जाएगा। क्योंकि देखिए 8 पंचे 40, 8 दूना 16, इस प्रकार से 5:2 आ जाता है। फिर मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फाइड है आपका जो, तो मैग्नीशियम सल्फाइड में देखिए आपका मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है 12 है। अब परमाणु भार जो है इसका कितना है, 24 है। आपका सल्फर का जो है तो परमाणु क्रमांक 16 है और आपका परमाणु भार 32 है। इस प्रकार से इसका भी जो है तो क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32। इस प्रकार से 3:4 इसका द्रव्यमान अनुपात निकाल लेंगे। फिर इसके बाद देखिए ये क्लोराइड एवं क्लोरीन एवं सोडियम एवं क्लोरीन का निकालना। तो सोडियम का 23 होता है आपका सॉरी गाइस, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों को पढ़ाने में, थोड़ा खांसी आ जा रही है, इसलिए जो है तो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो सोडियम का आपका कितना हो गया, जैसे परमाणु क्रमांक जो है आपका सोडियम का 11 होता है और आपका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु भार 35.5 होता है। और ये दोनों क्या है, किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे, इसलिए इसका 23:35.5 हो जाएगा। इस प्रकार से इनका जो है तो द्रव्यमान अनुपात निकाल लेते हैं। फिर रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखना, देखिए अपन रासायनिक सूत्र के बारे में देखते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। कुछ सामान्य सरल बहुपरमाणुविक आयन देखिए। अब संयोजकता, आयन का नाम, संकेत। अब कौन सा धातु है, कौन सा अधातु, अधात्विक तत्व दिए हुए हैं, संकेत दिया हुआ है, बहुपरमाणुविक आयन दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है। तो आपको देखिए सोडियम में क्या है, Na प्लस है, पोटेशियम का K प्लस है, सिल्वर का Ag प्लस है, कॉपर का Cu प्लस है। और आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम का +2 है और आपका कैल्शियम का +2 है, जिंक का +2 है, आपका आयरन का +2 है, कॉपर का +2 है। फिर आपका एल्युमिनियम का +3 है, आयरन का +3 है। फिर हाइड्रोजन H+ है, हाइड्राइड H- है, क्लोराइड Cl- है, ब्रोमाइड Br- है, आयोडाइड I- है, ऑक्साइड O2- है, सल्फाइड H2- है। फिर बहुपरमाणुविक में कौन कौन से, अमोनियम है, NH4+ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH हाइड्रोक्साइड का OH- है, नाइट्रेट का NO3- है, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3- है, कार्बोनेट का CO3 2- है, सल्फाइड का SO3 2- है, सल्फेट का SO4 2- है। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी। जैसे आपका अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, इनमें खास करके नाइट्रेट हो गया, आपका नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, आपका सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, इनमें जो है तो फार्मूला में मिस्टेक होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा ज़रूर। जैसे आपका सल्फाइड है, सल्फेट है और सल्फाइड है, इनको देखिए। जैसे सल्फाइड हो गया आपका H2- है, ठीक है ना। आपका सल्फाइड जो है तो क्या है, SO3 2- है। फिर आपका सल्फेट क्या है, SO4 2- है। इन तीनों में आपको मिस्टेक न हो, इसलिए आप इसको ज़रूर नोट करिएगा, नहीं तो फिर क्या है, आप जब कोई फार्मूला बनाते हैं उसमें मिस्टेक हो जाता है। और ये देखिए नाइट्राइड का क्या है, N3 है, N3- है। फास्फेट का PO4 3- है।
कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्यांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों के दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 यानी कि ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन जुड़ सकता है को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पदांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुविक आणों की संयोजकताएं दी गई हैं। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु का नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र के पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुविक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए MgOH का होल ट्वाइस है। यदि बहुपरमाणुविक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे NaOH, जैसे सोडियम में H+ रहता है तब उसके लिए कोष्ठक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहीं पर Mg होता है इसकी जगह में तो फिर उसे कोष्ठक लगाकर Mg के जैसे बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे MgOH का होल ट्वाइस कर देते हैं। अब देखिए सरल यौगिकों के सूत्र। अब अपन कैसे किस प्रकार से सूत्र बनाएंगे। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आपका क्या है। देखिए हाइड्रोजन का क्या है, H है, और क्लोरीन का Cl है। अब दोनों की संयोजकता कितनी है, 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों कितना है, 1 है। आपके क्लोरीन का क्यों 1 है, देखिए क्योंकि क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक और उसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है तो इसका भी जो है तो क्या होता है, 1 होता है। और जब दोनों में 1 रहते हैं तो इसको नहीं लिखा जाता है, इसलिए आता है हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, आपका HCl हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन के H से डिनोट करते हैं और आपको सल्फाइड को S से। इस प्रकार हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 2 है आपके, और सल्फर का कितनी संयोजकता है, 1 है। अतः हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हो गया, H2S हो गया। यानी कि जो इसका प्रतीक है इसके तरफ और जो इसका है तो इसके तरफ चला जाएगा, इसीलिए जो है तो इस प्रकार से इसे लिखते हैं, H2S लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखिए, कार्बन को C से क्लोराइड को Cl से। अब कार्बन का प्रतीक कितना होता है, कार्बन का की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। जैसे आप इसको इनके मेन जो इसका 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, कितना है, ये इसके जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं जैसे Kl या Mn में, तो आपका किस प्रकार से कक्षक में भरते हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है,
फिर इसके बाद 2 के बाद 8, 8 के बाद 18, 18 के बाद जो है तो मतलब 32। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनों के भरने की जो संरचना होती है, और जिसके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी ही संयोजकता होगी। अब जैसे कार्बन का आपका 6 होता है परमाणु क्रमांक का, जब भरेंगे तो इसको कैसे भरेंगे, सबसे पहले कक्ष में कितने भरेंगे, 2 भरेंगे, फिर कितना बचा, 4 बचा, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। और क्लोरीन की कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि उसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने अष्टक कंप्लीट करने के लिए। इस प्रकार से ये CCl4 हो गया। और ये जो संयोजकता होती है ये एक दूसरे के साथ चेंज होते जाते, मतलब कार्बन की जो 1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, अगर 2 होता तो फिर लिखा जाता। और क्लोरीन की जो ये कार्बन की संयोजकता है वो क्लोरीन में जुड़ जाती है। इस प्रकार से इसका जो फार्मूला तैयार होते हैं, CCl4 हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धन आयन का संकेत Mg2+ लिखते हैं, इसके पश्चात ऋण आयन क्लोराइड माइनस लिखते हैं, तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से प्राप्त करते हैं अपन। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हुआ है। अब मैग्नीशियम की जो आपका आवेश है कितना है, 2+ है, और क्लोरीन का 1- है। इस प्रकार से 1 लिखा नहीं जाता, इस प्रकार से MgCl2 लिख देंगे अपन। दोनों की संयोजकताएं जो है ना तो चेंज होती हैं। जैसे मैग्नीशियम वाला जो आपका 1 हो गया, और मतलब ये जो 2 है तो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, और मैग्नीशियम का 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, इसलिए MgCl2 लिख देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन Cl- प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र देखिए, एल्यूमिनियम का Al होता है, इसका O होता है। अब एल्यूमिनियम में +3 है और O का में -2 है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे अष्टक कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन होते, तो इसलिए अपने इसमें प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दान कर देता है, और किसी से 5 लेने के बजाय 3 अपने दान कर देता है। इस प्रकार एल्यूमिनियम में 3+ चार्ज हो गया पॉजिटिव, और आपका ऑक्सीजन में कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसको जब इसका ये जो संयोजकता है ना बदलती है, इसलिए इसका क्या हो गया, Al2, मतलब जो ऑक्सीजन वाला आपका है एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा, जो एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसका फार्मूला Al2O3 हो जाएगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र देखते हैं, तो कैल्शियम का कितना है, 2+ है, और आपका ऑक्सीजन 2- है। फिर दोनों अपनी संयोजकता चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान हैं, मतलब दोनों प्लस और माइनस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, CaO हो जाएगा। अतः इसका सूत्र CO2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं किस प्रकार से, CaO के रूप में, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में। बहुपरमाणुविक आयन वाले यौगिक, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, देखिए इसका सूत्र, तो सोडियम का Na हो गया, नाइट्रेट का NO3 हो गया। अब आप सोडियम में +1 चार्ज है और NO3 में आपका -1 चार्ज है। अब +1 और -1 दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया, आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया, NaNO3 हो गया। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, आपका तत्व और प्रतीक, कैल्शियम का Ca हो गया और आपका हाइड्रोक्साइड का OH हो गया। इस प्रकार से कैल्शियम में 2+ चार्ज है आपका, OH में 1- चार्ज है। इस प्रकार से जब 2 चार्ज है इसका, और ये उधर जैसे एक को तो लिखते नहीं है, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। फिर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH के होल ट्वाइस है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं, यानी कि जैसे कैल्शियम का 2 हो गया और हाइड्रोजन का हाइड्रोक्साइड का भी 2 हो गया,
दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का देखिए तो सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3 है। अब सोडियम का 1+ चार्ज है, कार्बोनेट में 2- है, तो ये क्या हो गया आपका Na2 और CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुविक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का क्या है NH4 है और आपका सल्फेट का SO4 है। इस प्रकार अमोनियम में क्या है 1+ चार्ज है, आपका SO2 में 2- चार्ज है। अब इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, NH4 का होल ट्वाइस टू SO4 लिखेंगे। फिर आणविक द्रव्यमान देखते हैं। अनुभाग 3.22 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई या यूनिट द्वारा व्यक्त किया जाता है। जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल में HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट है तथा ऑक्सीजन का जो है 16 यूनिट है। अतः जल के 2 परमाणुओं में हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन का होते हैं का आणविक द्रव्यमान कितना है आपका 18 U, यानी कि आपका ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन का 1 होता तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 16 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 18, मतलब 2 हाइड्रोजन का 2 × 1 + 1 यानी कि हाइड्रोजन H2O होता है तो O यानी 1 ऑक्सीजन है आपका 2 हाइड्रोजन है, इसलिए कितना होगा इसका 18 यूनिट होगा। फिर नाइट्रिक अम्ल का देखिए आपका आणविक द्रव्यमान क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि देखिए आपका कितना हाइड्रोजन 1 है, आपका नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितने आपका 3 है। तो आपका हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान है 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16 है और आपका नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 14 है। इस प्रकार से HNO3 मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी संख्या में है 3 है, 3 है तो 16 × 48 और आपका नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया 63 यूनिट हो गया। इस प्रकार से इनके जो है तो क्या निकालते हैं अपन लोग, ये परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। अणुओं का जो द्रव्यमान है यानी कि अणुओं का जो भार है आपका, इस प्रकार से निकालते हैं इनके। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमें आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। उदाहरणार्थ के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। तो आपका सोडियम का जैसे 23 होता है और सोडियम की संख्या कितनी है 1 है तो 23 से कम 23, और आपका क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है 35.5 होता है और क्लोरीन की संख्या कितनी है 1 है। इस प्रकार से इसकी कितनी हो गई टोटल 58.5 यूनिट हो गया सोडियम क्लोराइड का ये द्रव्यमान संख्या। इस प्रकार कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र का निकालेंगे तो देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 40 है, क्लोरीन का कितना है 35.5 है। इस प्रकार से 40 यूनिट और ये आपका ये 35.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका +71
यानी कि आपका क्या है, CaCl2 है, यानी कि आपके पास कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए कैल्शियम का कितना हो जाएगा, परमाणु भार 40 हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 20 होता है। आपका क्लोरीन का जो है तो 17 होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना होता है, 35.5 होता है, लेकिन क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। और जब 2 है तो आपका कितना हो गया, 71 हो गया, 71 हो गया। 71 और 40 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 111 यूनिट हो जाएगा। अब आपने क्या सीखा, अब हम लोगों ने जो पढ़ा उसका सारांश क्या निकलता है, इसे भी अपन देख लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण जो है स्थिर अनुपात है, इनके जो है तो ये फिक्स है। इनके द्रव्यमान चाहे आप उसमें अलग अलग करके वेट लीजिए, चाहे दोनों को मिला करके वेट लीजिए, उनका द्रव्यमान निश्चित रहेगा। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संगठक तत्वों का संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुविक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिकों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। अब गाइज इसके नीचे ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर सबके हम आपको कराएंगे। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है गाइज, आप लोग जो लोग देखते हैं आप लोग कमेंट किया करिए और अच्छे से पढ़ा करिए। कहने का मतलब ये है कि जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं ना तो उसे जब ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है आपको जल्दी समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। इसलिए गाइज अब हमारी क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट करिए, और जो सवाल कोई है आपका तो आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, फिर हम उसे आप लोगों को रिप्लाई करेंगे, बताएंगे। और हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।